अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में उर्दू की अहम दास्तानों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दास्तान से रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, इसलिए ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम समझते हैं दास्तान किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, दास्तान उस तवील मुहिम्माती कहानी को कहते हैं जिसमें आमतौर पर फर्जी और ख्याली वाकयात बयान किए गए हों। इनमें हमारी जानी पहचानी दुनिया नहीं होती, ये एक ऐसी दुनिया होती है जिसमें जानवर और परिंदे बोलते सुनाई देते हैं। चुड़ैलें और जादूगर ही नहीं, सोने और चांदी के पहाड़ भी हमारी हैरत में इजाफा करते हैं। जहां बादशाह, शहजादे, शहजादियां, वजीर और वजीरजादे जैसे किरदार होते हैं, वहीं जिनों, देवों और परियों के जिक्र से उसे दिलचस्प बनाया जाता है। दास्तानें ख्याली और फर्जी होने के बावजूद बड़ी अहमियत रखती हैं। ये हमारे कदीम तहजीब व तमद्दुन और मुआशरती जिंदगी के मुताले का बेहतरीन जरिया है। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं दास्तान किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस्से कहानियों के जरिए हैरत अंगेज, तिलिस्माती और मुहिम्माती वाकयात को सुनना और सुनाना इंसान का महबूब मशगला और तफरीह का सामान रहा है। इसीलिए कदीम जमाने से किस्से सुनने और सुनाने की रिवायत अवाम और खवास में यकसा मकबूल रही है। बादशाहों के दरबारों और उमरा की महफिलों में इस रिवायत को मजीद फरोग हासिल हुआ, जहां दास्तानें कहने और सुनने का रिवाज आम था। 17वीं सदी से उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज हुआ और कई अदबी दास्तानें लिखी गई। अदब की दीगर असनाफ की तरह दास्तानें भी पहले दक्कन में वजूद में आई। अब ये देखें इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको याद रखना है कि उर्दू में दास्तानें सबसे पहले कहां लिखी गई, कहां वजूद में आई, तो आपको याद रखना है दक्कन में। मुल्ला वजी की सब्रस को उर्दू की अव्वलीन नसरी दास्तान तस्लीम किया गया है। तो याद रखना है कि मुल्ला वजी की जो दास्तान सब्रस, इसे उर्दू की अव्वलीन नसरी दास्तान तस्लीम किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इनके अलावा ईसवी खां, अता हुसैन, खां तहसीन, शाह आलम थानी, मीर अमन देहलवी और रशब अली बेगसरूर ने दास्तान निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मुल्ला वजी की दास्तान सब्रस के बारे में। याद रखना है कि मुल्ला वजी की सब्रस उर्दू में अदबी नस्र की पहली तसनीफ है। सब्रस जो है अदबी नस्र की पहली तसनीफ है। इन्होंने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर, यह दास्तान आपने किसकी फरमाइश पर लिखी है? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 ईस्वी में लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सब्रस किसकी दास्तान है? मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने किसकी फरमाइश पर लिखी? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये दास्तान आपने कब लिखी? 1635 ईस्वी में। इस इश्किया किस्से को वजी ने नवी बात कहा है। ये मोहम्मद यहया फत्ताही निशापुरी की फारसी मसनवी दस्तूर उशाक के नसरी खुलासे किस्से हुस्नो दिल से माखूज है। सब्रस एक तमसीली दास्तान है, याद रखना है। इसके किरदार इंसानी जिस्म के आज़ा हैं। जिन पॉइंट्स को मैं सर्कल करूंगा उन्हें जरूर आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखेंगे अक्ल। सयुस्तान का बादशाह है, उसके लड़के का नाम दिल है। अक्ल जो है सयुस्तान का बादशाह है, उसके लड़के का नाम दिल है, जो तन के मुल्क पर हुक्मरानी करता है। तारीखी एतबार से सब्रस की अहमियत दो वजह से है। अव्वल ये कि यह उर्दू नस्र का पहला अदबी कारनामा है। यह उर्दू नस्र का पहला अदबी कारनामा है। इससे पहले की जो नस्री किताबें या रिसाले अब तक दरियाफ्त हुए हैं, उनकी अदबी हैसियत बहुत बुलंद नहीं है।
उसके बरखिलाफ सबरस में उसलूब को बुनियादी अहमियत दी गई है। दूसरा ये कि तमसील के लिहाज से भी ये एक मुनफरिद दास्तान है। क्लियर हो गया? सबरस किसकी दास्तान है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, कब लिखी गई, ये फैक्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 में आपने ये दास्तान लिखी है। बात कर लेते हैं इसकी जुबान और उसलूब के बारे में। सबरस मुसज्जा व मुकफ़ा और रंगीन उसलूब में लिखी गई है, ये फैक्ट भी याद रखना है। इसमें तशबीह और इस्तिआरे और मुख्तलिफ सनातों का भी कसरत से इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसवी खां। नवाब ईसवी खां का खानदान कश्मीर से आकर दिल्ली में बस गया था। यही इनकी पैदाइश हुई। जवानी में ग्वालियर चले गए। वह संस्कृत और हिंदू देवमाला से वाकिफ थे। इनकी तसनीफ किस्से महर अफरोज व दिलबर शुमाली हिंद की अव्वलीन दास्तान है। नोट कर लीजिएगा, किस्से महर अफरोज व दिलबर शुमाली हिंद की अव्वलीन दास्तान है। किसकी दास्तान है? ईसवी खां की। डॉक्टर प्रकाश मोनिस किस्से महर अफरोज व दिलबर और रस चंद्रिका की इबारत का बाहम मुकाबला करके इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों किताबों के मुसन्निफ ईसवी खां है। नोट कीजिए, ईसवी खां ग्वालियर के राजा छत्र सिंह के मुतवस्सिल थे। किस्से महर अफरोज व दिलबर का मखतूता भी ग्वालियर ही में दस्तयाब हुआ था। इससे मुनिस के ख्याल को तकवीयत मिलती है। ये दास्तान दो हिस्सों में तकसीम है। पहले हिस्से में असल किस्सा है और दूसरे हिस्से में नसाह दर्ज है। ये दास्तान भी किस्से और प्लॉट के लिहाज से दूसरी दास्तानों जैसी ही है। मसलन बादशाह का बे औलाद होना, फकीर की दुआ से औलाद हो जाना, शहजादे का मुख्तलिफ आफतों में घिरना, परियों के देश में पहुंचना, कामयाब होकर वतन वापस लौटना, ये सभी चीजें इसमें शामिल है। अगरचे इस दास्तान के अहम किरदार महर अफरोज और दिलबर हैं, लेकिन कहानी की तकनीक की वजह से किरदारों में और जुज़वी वाक़यात में इजाफा होता जाता है। महर अफरोज और दिलबर की जुबान में इलाकाई असरात नुमाया है। तो देखिए ये किसकी दास्तान हो गई? ईसवी खां की। आप सब नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तहसीन। इनका नाम है मीर हुसैन अता खां। क्या नाम है? मीर हुसैन अता खां। इटावा में पैदा हुई। इनके वालिद मोहम्मद बाकर शौक फारसी के साहिब दीवान शायर थे। औरंगजेब के जमाने में वैसे हजारी मनसब पर फायज थे। इनकलाबात जमाना के तहत तहसीन शुमाली हिंद को खैराबाद कहकर बंगाल चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमीन में शामिल हो गए। इनके मुरब्बी जनरल स्मिथ उनकी फारसी दानी से बहुत मुतासिर थे। जब वो स्मिथ के साथ कश्ती में सवार होकर कलकत्ता जा रहे थे तो रास्ते ही में नौ तर्जे मुरस्सा, किसकी किताब है? तहसीन की। नौ तर्जे मुरस्सा लिखने का ख्याल आया उनके दिल में। उन्होंने नौ तर्जे मुरस्सा का इब्तदाई हिस्सा 1768-69 में लिख दिया, मगर इसकी तकमील 1775 में फैजाबाद में नवाब शुजाउद्दौला की ईमा पर हुई। आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नौ तर्जे मुरस्सा फारसी के मशहूर किस्से चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा है। इसकी जुबान मुरस्सा और दकीक है। गुज़श्ता दास्तानों की तरह यह दास्तान भी किस्सा दर किस्सा आगे बढ़ती है और उसका हीरो अपनी मुराद को पहुंचता है। तहसीन का यह तर्जुमा जुबान और बयान के लिहाज से अधिक था, इसलिए जॉन गिलक्रिस्ट ने मीर अमन को इसी किस्से को आसान उर्दू में लिखने के लिए कहा था। शाह आलम सानी। शाह आलम सानी का असल नाम मिर्जा अब्दुल्ला है और तखल्लुस आफ्ताब है। आप सब नोट कर लीजिए। दिल्ली में पैदा हुए। गुलाम कादिर रोहिला ने उनकी दोनों आंखें निकाल ली थी। शाह आलम सानी शेर और अदब से गहरी दिलचस्पी रखते थे। फन खत्ताती, फन इंशा और सिपाहीगिरी में कमाल हासिल था। उन्होंने उर्दू के अलावा ब्रिज भाषा में भी शायरी की। नवादिरात शाही उनके कलाम का मजमुआ है। नोट कीजिए, नवादिरात शाही किसके कलाम का मजमुआ है? तो शाह आलम सानी। दास्तानी अदब में उन्हें अजाइबुल क़िसस की वजह से शोहरत मिली। ये उनकी मशहूर दास्तान है। नाबीना होने की वजह से उन्होंने उसे अपने मुंशियों से इमला कराया है। अजाइबुल क़िसस में खता व खुतन के बादशाह मुजफ्फर शाह के बे औलाद होने का
قصہ بیان کیا گیا ہے, آپ سب نوٹ کر لیجئے گا. اس قصے میں کوئی رنگارنگی اور ندرت نہیں ہے, البتہ اس میں آداب سلطنت اور نظام حکومت کی باریکیاں ضرور سمجھائی گئی ہیں جن کا خود بادشاہ کے یہاں فقدان تھا. اس داستان کی دوسری خوبی یہ کہ اس میں غیر ضروری عربی فارسی الفاظ سے گریز کیا گیا ہے. اس کی زبان باغ و بہار سے قریب اور نو طرز مرصع اور نو آئین ہندی سے مختلف ہے, آپ سب نوٹ کر لیجئے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں میر امن دہلوی کے بارے میں. میر امن کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے, پہلی چیز آپ یہ نوٹ کیجئے گا. ان کے بزرگ مغل دربار میں صاحب منصب و جاگیر تھے. 18ویں صدی کے نصف آخر میں جب دہلی سلطنت کی بنیادیں ہلنے لگیں اور ان کی جاگیر ضبط ہو گئی تو وہ دہلی چھوڑ کر پہلے عظیم آباد گئے اور پھر کلکتہ پہنچے. منشی میر بہادر علی حسینی کے توسط سے گلکرست تک ان کی رسائی ہوئی. 4 مئی 1801 کو فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے میں منشی مقرر ہوئے. میر امن جون 1806 تک اس کالج میں رہے. اس زمانے میں انہوں نے 2 کتابیں باغ و بہار اور گنج خوبی تالیف و ترجمہ کی. انہیں شہرت باغ و بہار سے ملی جس میں 4 درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے. میر امن نے باغ و بہار میں دہلی کی ٹکسالی زبان استعمال کر کے اردو نثر نگاری میں سادہ اسلوب کی بنیاد ڈالی. ان کی دوسری کتاب گنج خوبی ہے جو ملا واعظ کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنہ کا اردو ترجمہ ہے. وہ شاعری بھی کرتے تھے, ان کا تخلص لطف تھا, آپ سب نوٹ کر لیجئے. آگے بڑھتے ہم لوگ. فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبانوں کے شعبے کے صدر ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو انگریز افسروں کو اردو سکھانے کے لیے آسان اردو میں لکھی ہوئی کتابیں درکار تھیں. انہوں نے میر امن سے فارسی کے مشہور قصے چہار درویش کو آسان اردو میں ترجمہ کرنے کو کہا. میر امن نے یہ کام 1801 میں شروع کیا اور 1802 میں باغ و بہار کے نام سے مکمل کر دیا. اس کتاب میں روزمرہ کی زبان استعمال کی گئی ہے جو عوام میں رائج تھی. باغ و بہار میں دہلی کے رسم و رواج, لباس, مشاغل وغیرہ کا نہایت خوش اسلوبی سے بیان ہوا ہے. اردو کی نثری داستانوں میں اسے زبان و بیان کے اعتبار سے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے. دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے. گارسا تداسی اس کتاب کا بڑا شیدائی تھا. اس نے اپنے کئی خطبات میں باغ و بہار کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے. آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ انشاء اللہ خواہ انشاء. رانی کیتکی کی کہانی ایک تجرباتی نثری قصہ ہے. اس میں کنور ادے بھان اور رانی کیتکی کے عشقیہ قصے کو بیان کیا گیا. کہانی کے اعتبار سے اس میں وہ سب عناصر موجود ہیں جو دوسری داستانوں میں ملتے ہیں. اس کی اصل اہمیت یہ کہ اس میں پہلی بار شعوری طور پر عربی, فارسی اور ترکی الفاظ کے استعمال کے بغیر اردو نثر لکھنے کا تجربہ کیا گیا. چنانچہ رانی کیتکی کی عبارت میں 100% الفاظ خالص ہندوستانی ہیں جس سے اس کا اسلوب بالکل اچھوتا ہے, لیکن اس میں وہ دلکشی پیدا نہیں ہو سکی جو روزمرہ اور محاوروں کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے. آگے بات کرتے ہیں سید حیدر بخش حیدری. ان کا نام سید حیدر بخش ہے اور تخلص حیدری ہے, نوٹ کر لیجئے گا. وہ دہلی میں پیدا ہوئے. ان کے والد معاشی پریشانیوں کے سبب دہلی چھوڑ کر بنارس چلے گئے. وہاں سے کلکتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہو گئے. ان کا شمار کالج کے اہم نثر نگاروں میں ہوتا ہے. یہ اس کالج کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں. ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تالیفات کی تعداد 13 ہے. انہوں نے فارسی قصے حاتم طائی کا ترجمہ آرائش محفل کے نام سے کیا جو میر امن کی باغ و بہار کے بعد سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے. ان کی دوسری کتاب طوطا کہانی ہے جو سید محمد قادری کے فارسی طوطا نامہ کا ترجمہ ہے. آپ سب نوٹ کیجیے. ان کے علاوہ قصے مہر و ماہ, قصے لیلا مجنو, گلدست حیدری, گلشن ہند, گلزار دانش اور ہفت پیکر وغیرہ کتابیں بھی لکھی. آخری عمر میں انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور بنارس چلے گئے. بنارس ہی میں آپ کا انتقال ہوا, یعنی دہلی میں پیدائش ہوئی ہے اور بنارس میں انتقال ہوا ہے. یوں تو سید حیدر بخش حیدر نے متعدد کتابیں لکھی لیکن ان میں سے اکثر نایاب ہیں. البتہ طوطا کہانی اور آرائش محفل اب بھی دستیاب ہے. آرائش محفل حاتم طائی کے 7 سفروں کی داستان ہے. حیدری نے اسے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر 1802 میں فارسی سے ترجمہ کیا تھا. حیدر نے ترجمہ کی زبان کو بجائے اردو کے ریختہ کہا ہے.
ये किताब चूंकि सलीस और रोजमर्रा की जुबान में लिखी गई इसलिए काफी मकबूल हुई। हैदरी का तर्ज तहरीर सादा और पुरकशिश है। वो मुकफ़र और मुरस्सा इबारत नहीं लिखते, लेकिन अरबी फारसी अल्फाज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आराइश महफिल की दास्तान में किस्सा दर किस्सा आगे बढ़ती है। पहला सफर खत्म होते ही दूसरे सफर की कहानी शुरू होती है। हातिम ताई की मुहिम्मात का तस्करा उनके यहाँ बड़े मौसर अंदाज में किया जाता है। मंजर कशी और मुहिम्मात के अहवाल का बयान वो इस तरह करते हैं कि तस्वीर आंखों के सामने फिर जाती है। बात करते हैं हम लोग रजब अली बेग सुरूर। 1786 में लखनऊ में पैदाइश हुई। 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। सुरूर लखनऊ में पैदा हुए। उन्हें अरबी फारसी के अलावा फन खताती और मौसीकी पर भी कुदरत हासिल थी। गाजिउद्दीन हैदर ने किसी बात पर नाराज होकर उन्हें जिला वतन कर दिया तो सुरूर कानपुर चले गए। इसी जिला वतनी के जमाने में उन्होंने अपनी किताब फसाने अजायब लिखी। फसाने अजायब कहाँ लिखी? कानपुर में, याद रखिएगा। नसीरुद्दीन हैदर ने उनका कसूर माफ कर दिया और उन्हें लखनऊ आने की इजाजत दे दी। फसाने अजायब फोर्ट विलियम के बाहर की सबसे अहम दास्तान है, सबसे अहम किताब है, नोट कीजिएगा। इस किताब की शोहरत की वजह से उनका अंदाज़ बयां है। इसकी इबारत पुरतकल्लुफ और फारसी आमेज है। उस अहद में नसर का यही अंदाज पसंदीदा था, इसलिए फसाने अजायब मकबूल हुए। सुरूर सुल्तानी, शगुफ़ मोहब्बत, गुलजार सुरूर, शबिस्तान सुरूर, फसाने इबरत, शरार इश्क, सुरूर की दीगर अहम तसानीफ हैं। आखिर उम्र में लखनऊ से बहारस चले गए थे, वहीं उनका इंतकाल हुआ। फसाने अजायब सुरूर की अहम तरीन तसनीफ ये हुस्न इश्क का अफसाना है, जिसकी इबारत पुरतकल्लुफ, मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा है। ये दास्तान लखनवी उसलूब निगारिश एक उम्दा नमूना। इसमें तशबीह और इस्तिआरे के अलावा कहीं कहीं वजन और काफिये का भी इस्तेमाल किया गया है। महरचंद खत्री की नौ आइन हिंद, निहाल चंद लाहौरी की मजहब इश्क, नोट करते रहिएगा। मजहब इश्क, बीर बहादुर अली हुसैनी की नस्र बेनजीर, सैयद हुसैन शाह हकीकत की जज्ब इश्क, फकीर मोहम्मद गोया की बुस्तान हिकमत, मोहम्मद बख्श महजूर की गुलशन नौबहार, अज़मतुल्लाह नियाज़ी देहलवी की किस्से रंगीन गुफ्तार का शुमार भी उर्दू की अहम दास्तानों में होता है। तो आज के सेशन में हम सभी ने उर्दू के अहम दास्तानों के बारे में बात की, साथ ही साथ में दास्तान किसे कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोगों ने डिटेल में बात की है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सकें, अपनी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।